Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान में हूँ आरजे हया खान, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय हिल्टन फार्मा। और आपको बताते चले कि हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। डॉक्टर अदनान जाहिद, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, MBBS FCPS एंडोक्रिनोलॉजी, FCPS मेडिसिन, MRCP ग्लासगो, MRCP SCE एंडोक्रिनोलॉजी UK, मेंबर अमेरिकन कॉलेज ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, member European Society of Endocrinology, executive member Pakistan Endocrine Society, clinical lead endocrinology and diabetes बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल रावलपिंडी से। हम सर आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अदनान जाहिद, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि शुगर के हवाले से अगर हम बात करते हैं, शुगर कंट्रोल की अहमियत के हवाले से बात करते हैं, और हमारे लिसनर्स एंड व्यूवर्स हमें देख भी पा रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पे, दैट इज़ FM 100 पाकिस्तान। तो लिसनर्स एंड व्यूवर्स, आप हमसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, तो हम लाइव क्वेश्चंस का आपको आंसर भी सर से पूछ के ज़रूर जो है आपको बताएंगे। तो सर इसके हवाले से अगर हम बात करते हैं, शुगर के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से, जो कि आजकल अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पहले हम सोचते थे कि अगर अर्ली एजेस में तो नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर हम जो है हमारी एज ज़्यादा हो जाएगी तो हमें शुगर भी हो सकती है, हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो बच्चों को भी शुगर हो जाती है। तो शुगर क्या है और इसकी किस तरह से, मतलब इसको आइडेंटिफाई किस तरह किया जा सकता है कि हमें शुगर हो चुकी है? द थिंग इज, जिस तरह आपने कहा कि कुछ अरसे पहले तक जो समझा जाता था कि शुगर एक मिडिल एज या ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन इन द लास्ट डेकेड और सो जिस तरह से इसके इंसिडेंस और प्रेवलेंस में इजाफा देखा गया है, अनफॉर्चुनेटली नाउ डेज जो पाकिस्तान भी रैंक नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू द इंसिडेंस एंड द प्रेवलेंस। तो जिस शरह से पाकिस्तान में डायबिटीज़ का मर्ज में इजाफा हो रहा है, बहुत ख़तरनाक एंड इट्स वेरी अलार्मिंग। और अब तो इवन के जो 20s में और अर्ली 30s में भी द पेशेंट दे आर प्रेजेंटिंग विद द डायबिटीज़। अगर हम इसकी अलामात की या इसकी तशखीस की बात करें तो द थिंग इज़ के बाज़ दफ़ा लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट इज़ एसिम्प्टोमेटिक, कि पेशेंट को कोई अलामात नहीं है, लेकिन इन द बैकग्राउंड उसके शुगर्स के लेवल्स हाई रहते हैं और उसको शुगर का मर्ज हो जाता है। अगर शुगर को हम आम उसमें ज़ुबान में कहें कि शुगर का मर्ज है क्या, तो आपके जिस्म में जो आपके खून में जो शुगर की सतह है एक हद से जब ज़्यादा तजावुज़ करती है तो उसके ख़तरनाक असरात आपके जिस्म के हर हिस्से पे आ सकते हैं। इसको शुगर का मर्ज बोलते हैं। और इसकी दो ब्रॉडली इसको कहें तो दो इसकी अक़साम होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जिसमें आपकी बॉडी में बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनती और वो कुव्वत मुदाफ़त में तब्दीली की वजह से अमूमन होती है, और टाइप 2 जिसमें बॉडी में इंसुलिन तो बनती है लेकिन कम बनती है या वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पाती, इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसकी जो बहुत मेन वजह है वो है आपका मोटापा, आपका लाइफस्टाइल और आपका तर्ज ज़िंदगी। तो अलामात में एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, कोई अलामत नहीं आ रही, और बाज़ दफ़ा जो क्लासिकल इसके सिम्टम्स होते हैं कि भूख का ज़्यादा लगना, प्यास का ज़्यादा लगना, यूरिन का ज़्यादा पास आउट करना, मे बी हाथ पाँव सुन रहना, आपके ब्लरी विजन हो जाना, थकावट रहना, वेट चेंजेस होना, वज़न में कमी होना ड्रास्टिकली, तो इसकी मुख्तलिफ अलामात हो सकती है जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर, हमें ये बताइएगा कि वो कौन से अवामिल हैं जिन पर अमल करके जो है ज़ियाबतीज़ को होने से रोका जा सकता है या इसको जो है वो डिले किया जा सकता है? देखें, जहाँ तक हम जो मेन बात करें द टाइप 2 डायबिटीज़ की, जिसमें बेसिकली आपकी बॉडी में डायबिटीज़ कम बन रही, शुगर कम बन रही होती है या आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो उसका जो मेन ताल्लुक है वो है आपके लाइफस्टाइल के साथ, कि आप खा क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ओवर पीरियड ऑफ टाइम में हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, जो इतनी ज़्यादा उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं कि अब एवरी हेयर एंड देयर आपको नज़र आते हैं कि फास्ट फूड का जो कल्चर है, जो आपके जो पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, पास्ता, सॉफ्ट ड्रिंक, बेवरेजेस, स्वीट्स, डिज़र्ट्स, ये सारी चीज़ें, जितना आप शुगर का लोड डालेंगे आपके लबलबे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और आपको उसको वो फिर एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम काम करने लगता है। तो ये आपकी जो डाइटरी हैबिट्स है, ये एक बहुत बड़ी वजह है शुगर के होने की। और दूसरा, आप
आपकी इनएक्टिविटी कि इतनी सहल पसंदी हो चुकी है कि अब जिस तरह से अगर हम कुछ अर्से पहले देखा जाए कि पहले ग्राउंड्स होते थे, कल्चर होता था, लोग निकलते थे मॉर्निंग वॉक से लेकर और इस तरह से आप एक्टिविटीज़ करते थे, तो अब इतनी लाइक उसमें इतना अब लोगों के हाथों में जो गेम्स खेलते हैं वो ग्राउंड्स में तो नहीं, मोबाइल्स पे खेल रहे होते हैं. तो ये जो इनएक्टिविटी है ये एक बहुत बड़ी रीज़न है इसको कॉज करने की. तो अगर आप खुराक में एतदाल पसंदी एक लेकर आते हैं, घर बैलेंस डाइट रखते हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा प्रोसेस शुगर्स नहीं ले रहे, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम कर रहे हैं और साथ उसको जला रहे हैं विद योर डेली एक्टिविटी के साथ आप कुछ और साथ यू आर हैविंग अ प्रॉपर स्लीप, तो ये सारी चीज़ें मिल के जो आपका लाइफस्टाइल है इसके साथ आप इसको कर्व डाउन कर सकते हैं. दूसरा, वज़न में कमी, क्योंकि अगर किसी को शुरू की शुगर है और अब वो लेट से उसका HbA1c जो कि हम एक टूल यूज़ करते हैं, एक टेस्ट होता है डायबिटीज़ के मर्ज़ की तशख़ीस में, तो अगर उसका लेट से 7 या अर्ली उसमें आता है, अर्ली ऑनसेट उसकी डायबिटीज़ है और अगर वो अपना लेट से 5 से 7 kg 10 kg वज़न कम कर लेता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये शुगर आपकी रिमिशन में चली जाती है. तो एक ये तरीका है जिसकी वजह से आप शुगर का इंसिडेंस कम भी कर सकते हैं, उससे बच भी सकते हैं और उसको एक तरह से उससे ख़त्म कर सकते हैं फॉर द टाइम भी. सही. यानी मेरा क्वेश्चन यही था कि शुगर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जैसे कि आपने बताया है. इसके अलावा शुगर कंट्रोल करने में ग़िज़ा और दवा का क्या रोल है? जिस तरह हमने बात की कि ग़िज़ा का बहुत गहरा ताल्लुक है कि डेफिनेटली शुगर है क्या, चीनी, मीठा. तो मीठा आपकी खुराक में हर चीज़ में है, लाइक आपके दूध में है, लैक्टोलोज आपके जो आप आटा रोटी खा रहे हैं उसमें है, जो आप ब्रेड्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं फ्रुक्टोज के नाम से. तो आपका एवरी जो फूड कंपोनेंट है मोस्टली वो कार्ब्स ड्रिवन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार होती है. ऊपर से अगर आप उसमें लेट से अगर आप एक्स्ट्रा या प्रोसेस शुगर्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, तो वो आपका ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक करेंगे, बॉडी में ब्लड में शुगर ज़्यादा बनेगी. तो जिस तरह ये पास्ता, नूडल्स, बर्गर्स, प्रोसेस शुगर्स, इसको आप जितना आप कट डाउन करेंगे आपकी शुगर की इनटेक की मिकदार कम होगी, उतना ही आपकी शुगर का लेवल बैलेंस में रहेगा. दूसरा, मेडिकेशन का डेफिनेटली एक स्टेज के बाद आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, बट अगेन द लाइफस्टाइल कम्स फर्स्ट. along with the lifestyle medication we have different tablets जिसमें कुछ गोलियां आती हैं और फिर उसके बाद और अब इन द लास्ट डेकेड और सो पिछले एक दहाई में इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है कि अब तो काफ़ी लेटेस्ट मेडिकेशंस भी आई हैं जो कि शुगर का बड़ा अच्छा कंट्रोल भी रखती हैं, वज़न में कमी भी करती हैं और आपके ब्लड प्रेशर्स पे, आपके दिल पे और आपके किडनीज की भी प्रोटेक्शन करती हैं. इसके साथ फिर कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं जिसमें अगर हम बात करें इंसुलिन की मुख्तलिफ इकसाम हैं, उसके मुख्तलिफ इंजेक्शन है और कुछ ऐसे इंजेक्शन भी हैं जो कि आपका वज़न कम करने में आपकी काफ़ी हेल्प आउट करते हैं. जिस तरह हमने कहा कि आपकी जो शुगर है इट्स रिवॉल्व्स अराउंड योर वेट. तो जब जिसका वज़न जितना ज़्यादा होता है उसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है. तो कुछ ऐसे इंजेक्शंस भी हैं जो कि वेस्ट में काफ़ी यूज़ में, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी अब उसके डिफरेंट वेरिएंट्स भी आ गए हैं जिसकी वजह से आपकी जो भूख की शिद्दत है, क्रेविंग्स है, उसमें कमी आ सकती है. आपका जो है जो वेट लॉस है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प आउट करते हैं. और जैसे ही आपका वेट कम होता है डेफिनेटली आपके शुगर का कंट्रोल, ना सिर्फ शुगर का कंट्रोल, आपके ब्लड प्रेशर्स का, कोलेस्ट्रॉल्स का और जो आपका जो दिल का मर्ज जो बढ़ने का खर्चा, इन सब चीज़ों में काफ़ी उसमें कमी नुमाया कमी हो सकती है. सही. डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा है कि ग़िज़ा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. अक्सर वैसे भी हमारे बुज़ुर्ग ज़्यादातर यही कहते हैं कि चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से जो है वो शुगर हो जाती है. इसके अलावा सर ये भी बताइएगा कि ब्लड शुगर एक तो कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, ऑफ कोर्स ताकि आप इन बीमारियों से बच जाए और रिस्क फैक्टर्स वगैरह, क्योंकि इन कंट्रोल जो डायबिटीज़ के साथ क्या रिस्क फैक्टर्स जुड़े हुए होते हैं, क्या आप इन पर कुछ हमारे लिसनर्स को बता सकते हैं? ब्लड शुगर का कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको शुगर का, किसी भी मरीज़ को शुगर का मसला मर्ज होता है तो ये आपकी बॉडी के हर टिश्यू को, हर ऑर्गन को इफेक्ट करती है कि आपके नेल से लेके आपके हार्ट और किडनीज तक इसके हार्मफुल इफेक्ट्स आ सकते हैं. लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल में रहे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है. और अगर शुगर किसी की बिल्कुल ही ख़राब कंट्रोल है उसका और शुगर उसकी परसिस्टेंटली हाई रह रही है तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस तो होती ही होती हैं, उसके साथ साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी इफेक्ट होती है जिसकी
जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस रहना, असाबी और पट्टों का खिंचाव रहना, वज़न में काफ़ी कमी आना और एनर्जी लेवल लो रहना, मूड स्विंग्स होना, ये सारे इसके मसाइल हो सकते हैं. जहाँ तक हम इसकी पेचीदगियों की या कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, अगेन अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो आप सारी कॉम्प्लिकेशंस को से बचा जा सकता है, उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है. लेकिन अगर शुगर आपकी हाई रहती है तो इसमें जो इसकी जो पेचीदगी है उसको हम जो मेडिकल टर्म में कहते हैं माइक्रो एंड मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, कि आपकी जो आपकी नज़र पे इस पे असर पड़ता है, आंखों के पर्दे पे, जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, आपकी आसाब पे जिसमें हम न्यूरोपैथी कहते हैं, और जिसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी के हाथ पांव सुन रहना, जलना, दर्द करना, उनमें खिंचाव रहना. उसके अलावा फिर आपके दिल की धड़कन की पे भी इसके इफेक्ट्स आते हैं. आपका मैदा, आपका आपका जो ब्लैडर है, जो यूरिन के मसाइल, वो सारे इसके साथ हो जाते हैं. इसके साथ अगर हम बात करें मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की, कि जिसमें बड़ी वेसल्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं, कि हार्ट का इशूज़ होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, फालिज होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपका जो है जो जब ये टांगों की रगों को, खून की रगों को मुतासिर करती है तो उसको हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं, जिसकी वजह से वूंड हीलिंग स्लो डाउन हो जाती है और टांगों में दर्द रहने लग जाए थोड़ा सा चलने के बाद, और फिर इन द लॉन्गर रन फिर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या वूंड हो जाए तो उसकी हीलिंग स्लो डाउन हो जाती है, और वो अनफॉर्चुनेटली बाज़ दफ़ा फिर एम्पुटेशन पे बात जाके ठहरती है, जिसकी वजह से फिर वो डेफिनेटली पेशेंट की डिसेबिलिटी पे होती है, और ना सिर्फ पेशेंट के लिए एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट आता है, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ इन्वॉल्व हो सकती है. तो इसलिए शुगर का कंट्रोल ना सिर्फ इन आप कॉम्प्लिकेशंस को उससे बच सकते हैं, उसके कंट्रोल के साथ साथ बिल्कुल एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, और साथ फिर एक इससे जो एसोसिएटेड कंडीशंस हैं कि हार्ट अटैक का होना, या कि गुर्दों का फेल होना, या बिनाई का होना, या आपके जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, इन सब चीज़ों से उसका बचाव मुमकिन हो सकता है. सही. क्योंकि लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आपको एक दफ़ा फिर बताते चले कि हिल्टन फार्मा की जानिब से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है. टॉपिक है शुगर कंट्रोल करने की अहमियत. हमारे साथ डॉक्टर अदनान जाहिद मौजूद हैं, इस हवाले से जो बातचीत कर रहे हैं. अच्छा डॉक्टर अदनान, ये भी हमें बताइएगा कि शुगर एक पेशेंट को कितनी बार चेक करना चाहिए, यानी वो कितनी दफ़ा चेक करे, और दिन का कौन सा ऐसा वक्त है जो शुगर चेक करने के लिए सबसे बेहतरीन होता है? अच्छा, इसमें भी मुख्तलिफ हम यूजली डिवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को. इसमें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 या ऐसे मरीज जो कि इंसुलिन ले रहे हैं, उनके लिए अमूमन औकात ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं. टाइप 2 में ज़रा मुख्तलिफ होते हैं. टाइप 1 के या जो इंसुलिन लगा रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा लाइक उनकी अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो अमूमन हम जो ग्रोसली उनको कहते हैं कि आप खाने से पहले ये खाली पेट चेक करें या खाने के 2 घंटे के बाद, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी इंसुलिन को एडजस्ट करें. अगर हम टाइप 2 की बात करें और ऐसे मरीज़ जिनका शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा है और उनकी जो मेडिकेशंस के साथ उनकी शुगर स्टेबल चल रही है, तो उनको कहते हैं आप वीक में 1 या 2 दफ़ा भी शुगर चेक कर लें. वो एक आइडिया देने के लिए आपको इस मोर देन इनफ कभी फास्टिंग कर लें या नाश्ते रात के खाने के 2 घंटे के बाद. लेकिन एक ऐसा मरीज़ जिसकी शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं है, वो इंसुलिन लगा रहा है, गोलियां खा रहा है, और डेफिनेटली जो आपने इसकी इंसुलिन की डोज एडजस्ट करनी होती है वो उसकी शुगर की रीडिंग्स के अकॉर्डिंगली करनी होती हैं. लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर एक पेशेंट है जो कि हर खाने से पहले एक इंसुलिन लगा रहा है, जिसको हम बोलस इंसुलिन कहते हैं, और उसकी खाने के 2 घंटे के बाद शुगर हाई रह रही है, तो उसने फिर अपनी जो खाने से पहले वाली इंसुलिन है उसको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है. तो उसको हर खाने के 2 घंटे के बाद शुगर चेक करनी है, और बाज़ दफ़ा खाने से पहले भी, ताकि हमें पता हो कि उसको एक्स्ट्रा इंसुलिन चाहिए नहीं चाहिए. इसी तरह कुछ लोग हैं जो रात के टाइम पे इंसुलिन लगाते हैं, जिसको हम बैकग्राउंड इंसुलिन बोलते हैं, ग्लार्जीन उसकी एक है फॉर्म. उसमें फिर हम फास्टिंग के साथ उसको यूजली टाइट्रेट करते हैं कि खाली पेट आपने अपनी शुगर चेक करनी है. और अगर हम यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि शुगर की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती है, अगर हम बात करें ग्रॉसली, फास्टिंग जो होनी चाहिए 80 to 120, और रैंडम यानी खाने के 2 घंटे के बाद तो 80 to 120. तो इसी के अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी इंसुलिन को भी एडजस्ट करते हैं डिपेंडिंग के टाइप 1 डायबिटिक है या किस तरह की उसके ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, और आप अपनी मेडिकेशंस को भी उसको ऊपर करना है, कम करना है, किस टाइम पे करना है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं. और इसके अलावा डॉक्टर ये भी बताएगा इसके लिए जो टेस्ट है कौन सा किया जाए, रैंडम वाला ठीक रहता है या आपको मुकम्मल एक जो है वो ब्लड टेस्ट करना चाहिए इसके लिए?
اچھا اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں جو ریسنٹ کانسیپٹ ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے جو بلڈ ٹیسٹ کی بات کریں جس کو ڈائبیٹک پیشنٹس کو پتہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم 3 مہینے کا ٹیسٹ بولتے ہیں دیٹ از دا HbA1c. تو ہمیں ایک بتا دیتا ہے کہ آپ کی اوور آل شوگر پچھلے 3 مہینوں میں کس طرح کنٹرول رہا ہے. آئیڈیلی جو ہونا چاہیے 6 to 7% کے درمیان, بٹ اگین وہ ویری بھی کرتا ہے بعض دفعہ پیشنٹ کی کوموربڈس کے ساتھ, پیشنٹ کی ایج کے ساتھ اور اوور آل پیشنٹ کی کنڈیشن کے ساتھ. لیکن آئیڈیلی اٹ ہیز ٹو بی بٹوین 6 to 7%. جو دوسرا بلڈ شوگر جس کو ہم چیک کرتے ہیں وہ ہم فاسٹنگ یا رینڈم ریڈنگز لیتے ہیں ود دا ہیلپ آف دا گلوکومیٹر. تو اس میں اگین جو نیا کانسیپٹ ہے دیٹ از دا ٹائم ان رینج, کہ کتنی دفعہ لائک مہینے میں یا آپ نے جب اپنی شوگر چیک کی ہے تو وہ کتنی دفعہ اس کی جو ویلیوز ہیں 80 to 180 کے درمیان میں رہی ہیں. تو اسی کو جتنی آپ کی ویلیوز لائک اگر ہم بات کریں 70% سے زیادہ اگر آپ کی ویلیوز اس میں رہ رہی ہیں تو اس کو ہم ایک آپٹیمل یعنی ایک اچھا کنٹرول سمجھتے ہیں. باقی اس میں بھی ویریشنز دیکھنی پڑتی ہیں کتنی ہے, بٹ اگین تو دونوں کی ایک اپنی امپورٹنس ہے کہ آپ خالی پیٹ یا ناشتے یا رات کے کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کر رہے ہیں یا HbA1c سے آپ کو ایک گروس آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اوور آل پیشنٹ کا گلائسیمک کنٹرول کیا ہے. اور اب نیو ٹیکنالوجیز بھی آئی ہیں جس میں ہمارے پاس ایک CGM ہے, کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ. وی ہیو دا اسپیشل گیجٹس جس کو ہم بولتے ہیں, وہ مختلف آپ کے سینسرز ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ ایک سینسر اٹیچ ہو جاتا ہے اور جو ایک اسکینر کے تھرو یا اپنے موبائل ڈیوائس کے تھرو آپ ہر وقت اپنی شوگر کا ٹریک ریکارڈ رکھ سکتے ہیں اور پھر آپ کو اپنا نہ پن پرک کرنا ہے نہ سوئیاں چبانی ہے اپنے شوگر کو چیک کرنے کے لیے. کیا یہ جو ڈائبٹیز کا جو مرض ہے یہ موروثی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس میں ہے تو آپ میں آتا ہے, کتنے % چانسز ہوتے ہیں اس کے؟ ڈیفینیٹلی جو آپ کے اگر ہم بات کریں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی تو اس میں جو فیملی ہسٹری ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹرز ہوتا ہے. اب ڈیفینیٹلی جس ہم کہیں موڈیفائبل رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, ایک نان موڈیفائبل کہ جس طرح آپ کا ویٹ ہے یا لائف اسٹائل ہے اس کو آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں. جس طرح اگر کسی کے سنگل وہ ہیں یا کسی کے فادر کو ہے یا کسی کے مدر کو ہے یا اس میں ڈیفینیٹلی جو ان کی جو جنریشن ہے اس میں کافی زیادہ رسک ہو جاتا ہے. اگر دونوں کو ہے تو وہ رسک بڑھ جاتا ہے. اب اس میں بھی پھر اور ان چیزوں کو آپ نہیں بدل سکتے. فیملی ہسٹری از نان موڈیفائبل رسک فیکٹر. لیکن اگر اس کے ساتھ ایک بیلنس ڈائٹ رکھتے ہیں, ایک ایکٹیو لائف اسٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس رسک کو منیمائز, باقی جو رسک فیکٹرز اس کو منیمائز کر کے شوگر کا مرض سے بچا جا سکتا ہے. اور باقی کیونکہ ادروائز جو آپ کی اگر فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے اور بینگ این ایشین جو ہمارا خطہ ہے, ہماری جو ایتھنیسٹی ہے, ایشین پاپولیشن اٹ سیلف جو ہے از اے رسک فیکٹر فار دا ڈائبٹیز. تو along with the positive family history آپ کی ایشین پاپولیشن ہے اور اوپر سے آپ کی جو ڈائٹری ہیبٹس ہے, دیز آل آر دا رسک فیکٹرز فار کازنگ ڈائبٹیز. اچھا, آپ نے ایکسرسائز کی کچھ دیر پہلے بات کی تھی, تو کیا اگر ایک پیشنٹ ڈائبٹک ہے تو کیا وہ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں؟ تو اور کیا ایکسرسائز سے اس ڈائبٹیز سے مطلب اس کو چھٹکارا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن کیا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ایکسرسائز کیا ضروری ہوتی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے تو وہ کر سکتا ہے ایکسرسائز یا نہیں کر سکتا؟ ڈیفینیٹلی ایکسرسائز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ان دا کنٹرول ان دا مینجمنٹ آف دا ڈائبٹیز. کیونکہ اور ہر آئی مین ریگارڈلیس آف دا ڈائبٹیز فار اے ہیلدی لائف فار اے ہیلدی لیونگ ایکسرسائز از مسٹ. دا تھنگ از کہ ایکسرسائز کی کس طرح سے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرتی ہے. جب وین ایور یو واک اراؤنڈ آپ کسی قسم کی بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ کی یا اس طرح سے کی, اٹ ہیز ٹو بی کنسسٹنٹ. اس کو آپ سسٹینیبل ہونی چاہیے. جو ریکمینڈیڈ ایٹ لیسٹ 3 to 4 times a week جس میں آپ 30 to 45 minutes کی ایک ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز کرتے ہیں. وین ایور یو ڈو اینی ایکٹیویٹی, سائیکلنگ ہے, رننگ ہے, واکنگ ہے, سوئمنگ ہے, جو بھی آپ جس کو آپ انجوائے کر کے کریں, تو اس ایکٹیویٹی سے ہوتا کیا کہ جو مسلز ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں, دے پل اپ دا ایکسٹرا شوگر. وہ زیادہ شوگر کو بلڈ میں سے کھینچ لیتے ہیں. گولیاں بھی, میڈیکیشن بھی یہی کام کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک طرح سے دوائی کے طور پہ ایکسرسائز آپ کی شوگر کو کنٹرول کرتی ہے اور نہ صرف شوگر کو کنٹرول کرتی ہے, اس ایکسرسائز سے آپ کی مسل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے, آپ کے جو بلڈ پریشرز ہیں اس میں اچھے افیکٹس دیکھے جاتے ہیں, آپ کا جو کولیسٹرول ہے, جو آپ کا ہارٹ ڈیزیز ہونے کا جو رسک
स्पेक्टर है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, इन सब पैरामीटर पे एक्सरसाइज के काफ़ी बेनिफिशियल और प्रोग्रेसिव इफेक्ट्स देखे जाते हैं. और इसके अलावा एक्सरसाइज के इटसेल्फ आपके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बड़ा अच्छा है, क्योंकि व्हेनेवर यू वॉक अराउंड, जब भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं स्पेशली इन द नेचर, उसमें तो आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स निकलते हैं जिसको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं. दे मेक यू फील हैप्पी. तो आजकल अगर आप देखें, हर दूसरा बंदा किसी से पूछे कि आप अपनी लाइफ से खुश हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल दे से नहीं, स्ट्रेसेस चल रहे हैं इस तरह से. तो अब और ये एक बहुत बड़ी वजह, ठीक है आप स्ट्रेस कोई शौक से जान के नहीं लेता, लेकिन एक ऐसी चीज़, एक एक्सरसाइज, एक डेली एक्टिविटी जिससे आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स निकल रहे हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करें, तो इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और इसके साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ पे बड़े बेनिफिशियल इफेक्ट्स आते हैं. सही. एक मेरे पास क्वेश्चन है कि क्या शुगर का जो पेशेंट है वो मीठा खा सकते हैं, और अगर खा सकते हैं तो कितनी मिकदार में? देखें, शुगर का पेशेंट डेफिनेटली मीठा खा सकता है और मीठा वो खा भी रहा होता है. अगर हम बात करें मीठे की, तो जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आपकी हर चीज़ में आपके ना, मीठा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मौजूद होते हैं. अगर आप रोटी की बात करें, चावल की बात करें, आप फ्रूट्स की बात करें, दूध की बात करें, तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर्स, बट हर चीज़ में होता है मीठा. अब उसमें हम म्याना रवी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारा रिलीजन हमें सिखाता है कि इत्तेदाल पसंदी और म्याना रवी के साथ आपने घर का सादा खाना खाना है. और जो खासकर ये जो जंक है, जो प्रोसेस शुगर्स हैं, जो बेवरेजेस हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो बेकरी आइटम्स हैं, मैदे से बनी हुई जो एडिड शुगर्स हैं, इनको आपने अवॉइड करना है, इनको कट डाउन करना है. तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप चावल ले सकते हैं, उसकी मिकदार, जो पोर्शन साइज है वो बड़ा मैटर करता है. और अगर हम चावलों की बात करें, जो बड़ा कॉमन हमारे यूजेज में होता है बीइंग एशियन पॉपुलेशन, हमारी एक स्टेपल डाइट है व्हीट एंड द राइस, तो उसके मिकदार की बात करें तो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा उसकी जो क्वांटिटी है 200 to 250 ग्राम्स आप वो पका हुआ चावल इस्तेमाल कर सकते हैं. जो आपने रोटी इस्तेमाल करनी है वो प्रेफरेबली जो देसी गंदम का आटा है या उसमें बाजरा जौ वगैरह मिक्स करके होल ग्रेन व्हीट या हो जाए, मल्टी ग्रेन ब्रेड्स वगैरह वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. जूसेस आप अवॉइड करें, उसी का फ्रेश फ्रूट्स लें. इसी तरह अगर आप कहीं बाहर खाने पे जा रहे हैं या कोई दावत है तो उसमें मीठा चखने के तौर पे आप ले लें, लेकिन अगर उससे आप पेट भरेंगे या उससे वो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर शुगर लेवल्स. तो हर चीज़ में आपने बैलेंस डाइट के साथ, और उसको फिर अगर आप खा भी रहे हैं तो उसको जलाएं डेली एक्टिविटी के साथ, वर्कआउट के साथ, किसी भी वॉक के साथ, ताकि वो बर्न आउट करें और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो सकें. अच्छा, क्या बच्चों में डायबिटीज आम हो रही है, और अगर हो रही है तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? जी बिल्कुल, बच्चों में बहुत तेज़ी से ये डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ की शरह में इजाफा हो रहा है. अगर हम टीनेजर्स की बात करें कि आपके जो अर्ली जो टीनेजर्स हैं और डायबिटीज़ के साथ जो ख़वातीन में पीसीओएस के मसले इसलिए देखे जा रहे हैं क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का इश्यूज़ आ रहा है. इसकी जो मेन अगेन वजह है वो घूम फिर के वही हमारी खुराक और हमारा तर्ज ज़िंदगी आ जाता है. जिस तरह हमने कहा कि आप अपनी डाइटरी हैबिट्स पे अगर आप नज़र डालें तो चिप्स का बनना, बर्गर्स का इस्तेमाल करना, ये इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है. नूडल्स, पास्ता, स्वीट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, यही समझा जाता है कि बच्चा तो ग्रो कर रहा है, उसको एनर्जी चाहिए. तो शुरू से ही जब आप उनकी हैबिट्स ऐसी डेवलप कर लेते हैं, फिर वो उनका घर का जो सादा खाना, जो बैलेंस डाइट है, वो उनको कभी चीज़ें समझ ही नहीं आ पाती. तो खुराक में म्याना रवी रखना और फ्रॉम डे 1 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दफ़ा जब आपके टेस्ट बर्ड्स यूज टू हो जाते हैं एक्स्ट्रा कार्ब्स के, प्रोसेस शुगर्स के, अननेसेसरी जो कार्ब लोड है, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है. और जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप कंज्यूम रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, जो आपकी जो मशीनरी है पेंक्रियास जो कि इंसुलिन बनाती है, तो वो एग्जॉस्ट हो जाती है. क्योंकि जब आप इतना मीठा खाएंगे उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसको इंसुलिन ज़्यादा बनानी पड़ेगी, तो एक फैक्ट्री की तरह वो एग्जॉस्ट हो जाएगी और तब फिर आपको शुगर का मर्ज होने का खदशा होता है. और इसी के साथ जिस तरह जो फीमेल्स हैं, यंग फीमेल्स, टीनेजर्स, उसमें उनमें पीसीओएस बहुत तेज़ी से अलार्मिंग उनकी जो इंसिडेंस है उसमें इजाफा देखा जा रहा है. और वो इसी वजह से, क्योंकि डायबिटीज़ में जब आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला होता है, उसी के साथ आपका जो है साइकिल्स के मसाइल और फिर पीसीओएस का होना, ये बड़ा कॉमन और इसमें बड़ी तेज़ी से इसमें इजाफा देखा जा रहा है. डॉक्टर साहब, जैसे हाई हो जाती है अक्सर डायबिटीज़ में आपका जो है, इसी तरीके से लो अगर हो जाती है ब्लड शुगर आपकी, तो वो भी ख़तरनाक होती है? जी बिल्कुल, शुगर का लो होना जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, उसमें भी मुख्तलिफ उसके आपकी
اس کی ایسوسیشن یا کنڈیشنز آپ کہہ لیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایک شوگر کے مریض کی اگر شوگر لو ہو رہی ہے تو وہ لائکلی کوئی میڈیکیشنز کی وجہ سے اوور ڈوز میں ہے یا انسولین پر ہیں, تو آپ نے اس کی انسولین کو ایڈجسٹ کرنا ہے. کیونکہ ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے جو انسولین لے رہا ہے یا کچھ ایسی ادویات لے رہا ہے جو کہ اس کے لیے اوور ڈوزز کے طور پہ اس کی شوگر کو ایک کافی خطرناک حد تک کم کر رہی ہے, تو وہ لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہائپوگلائسیمیا اور اس کے پھر مختلف ہے, مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر, ڈسیبلنگ ہائپوز, تو وہ کافی خطرناک ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ایسے مریضوں کی بات کریں جن کا شوگر لیول جن کو شوگر نہیں ہے, ان میں بعض دفعہ شوگر لو ہوتی ہے, تو بعض دفعہ جو آپ کی پری ڈائبٹیز جو شوگر سے ہونے پہلے والی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں پری ڈائبٹیز جس کو ہم کہتے ہیں یا انسولین ریزسٹنس اس میں ہونے لگ جاتی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کھانے کے 2-3 گھنٹے کے بعد اسپیشلی اگر آپ نے زیادہ کاربس کا انٹیک کیا تو باڈی آپ کی کیونکہ انسولین کا کام صحیح طرح سے نہیں ہو پا رہا ہوتا تو پینکریاس بہت زیادہ انسولین بناتا ہے, جس کی وجہ سے بعض دفعہ آپ کو ریئیکٹیو ہائپوز ہوتے ہیں. تو یہ اگین اس کا بھی تعلق اس کیس میں آپ کی خوراک کے ساتھ ہے کہ آپ نے جو کارب لوڈ ہے اس کو کم کرنا ہے, گڈ کاربس کی طرف. ٹائم جو پیشنٹس ان کو دوائیاں لائف لانگ لینی پڑتی ہیں. لیکن اگر ایک ایسا مریض ہے جس کی نئی شوگر ہے, 1-2 سال ہوئے ہیں, اس کا وزن زیادہ ہے اور ابھی وہ 1 یا 2 گولی استعمال کرے, تو اگر وہ وزن اپنا کم کر پاتا ہے تو اس کے دیر آر ویری ہائی چانسز کہ اس کی شوگر ریمیشن میں چلی جائے اور وقتی طور پہ اس کی دوائی بند ہو جائے, پرووائڈیڈ کہ وہ اپنی خوراک میں وہ میانہ روی رکھے اور اپنے وزن کو بڑھنے نہ دے. تو اس کنڈیشن میں تو چانسز ہیں کہ اگر کسی کی شروع کی شوگر ہے اور اس کا ویٹ زیادہ ہے, وہ اپنا وزن کم کر لے تو اس کی شوگر ریمیشن میں جا سکتی ہے, اس کی میڈیکیشن آف ہو سکتی ہے. ادروائز موسٹ آف دا ٹائم ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں ان کو دوائی لمبے عرصے تک لینی پڑتی ہے, کیونکہ جب تک وہ دوائی لیں گے شوگر کنٹرول میں رہے گی, ان کی کوالٹی آف لائف, ان کی اوور آل ہیلتھ بہتر رہے گی اور ان کی کمپلیکیشن سے بچا جا سکے. اور ڈاکٹر عدنان یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو سٹریس ڈپریشن ہوتا ہے کہ اس وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے, اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے, یا اگر کوئی کسی کو شوگر ہو گئی ہے تو اگر وہ سٹریس اور ڈپریشن زیادہ اس کو ہوتا ہے تو پھر یہ شوگر جو ہے اس کی بڑھ بھی سکتی ہے. بالکل ڈیفینیٹلی جو کرونک سٹریس ہے اٹس اے رسک فیکٹر, نہ صرف یہ شوگر کے ہونے میں بلکہ بلڈ پریشرز کے ہونے میں, ہارٹ ڈیزیز کے ہونے میں, مختلف آپ کا جو کیونکہ باڈی ایک کنٹینیوس سٹریس میں رہتی ہے. جب کسی کو سٹریس ہونا تو آپ کے جو سٹریس ہارمونز ان کے لیولز بڑھ جاتے ہیں, جس طرح ہم کچھ جس کو ہم کہتے ہیں کیٹیکولامین یا سٹریس ہارمونز لائک دا اسٹیرائڈز. تو اس کنڈیشن میں آپ کا یہ دیر آر چانسز کہ ان کو شوگر ہو سکتی ہے. اور اگر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, اس کو ساتھ سٹریس ہے, کرونک سٹریس رہ رہی ہے جس میں اس کی نیند بھی کو افیکٹ ہو رہی ہے, اس کی سلیپ پراپر نہیں ہے اور ہر وقت اس کا موڈ چینجز رہ رہی ہے, اریٹیبل رہ رہا ہے, تو نہ صرف اس کی کوالٹی آف لائف افیکٹ ہوگی, اس کی جو شوگر کا کنٹرول ہے وہ بھی کافی حد تک اس سے متاثر ہوگا. تو اسٹریس کا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اگین جو سٹریس ہے وہ کوئی شوق سے جان کے نہیں لیتا, سٹریس ہر ایک کی لائف میں ہوتی ہے, لیکن جس طرح میں کہا کہ اگر ہم ایک نیچرل طریقے ہوتے ہیں, آئدر تھرو یور میڈیٹیشن, تھرو یور ریلیجیس بلیف, تھرو ڈیلی ایکٹیویٹی, کوئی نیگیٹو جو ٹریگرز ہیں اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو اوائڈ کریں. ڈیلی ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ کی باڈی میں جو گڈ ہارمونز نکلیں گے, دے ول ہیلپ یو ان لیسننگ یور اسٹریس لیولز.
اور باقی ہیو اے گڈ پراپر سلیپ, ہیو اے گڈ بیلنس ڈائٹ ڈیلی. تو ان چیزوں کے ساتھ اسٹریس کو آپ کم کر سکتے ہیں. اور پھر میڈیکیشن, اسٹریس کی میڈیکیشن کا بھی بڑا اہم رول ہے اس میں. ہمارے ہاں ٹیبو ہے کہ جی ہم نے اسٹریس کی دوائی نہیں لینی, ڈپریشن کی دوائی, ایسا کچھ. جس طرح کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہے, شوگر کا مرض ہے, اس نے اس کی دوائی لینی, اس طرح مینٹل ہیلتھ بھی ایک ریکگنائزڈ ایک فیکٹر ہے. تو جب تک آپ اس کی میڈیکیشن نہیں لیں گے ایٹ اے سرٹن اسٹیج, تو وہ آپ کے وہ پھر آپ کو کنٹینیوسلی آپ کی کوالٹی آف لائف اس سے افیکٹ ہوگی, اور اوور آل آپ کی ساری جو میڈیکل کنڈیشنز ہیں اس پہ بھی اس کا اثر آ سکتا ہے. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عدنان زاہد. اور پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. لاسٹ میں آپ ہمارے لسنرز کو, ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا بس یہی میسج ہے کہ پاکستان میں بڑی تیزی سے پچھلے 10 سالوں میں اس مرض کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. انفارچونیٹلی وی رینک نمبر 1 پوری دنیا میں. وی انفارچونیٹلی پاکستان از دا ڈائبٹیز کیپٹل آف دا ورلڈ. اور اس میں جو بہت امپورٹنٹ جو ہے آپ کا جو اس کی جو وجہ ہے, دیٹ از یور فوڈ, یور ڈائٹری ہیبٹس, یور لائف اسٹائل. تو اور اگین جو آپ کے جو ینگر جنریشن ہے, جو آپ کے بچے ہیں جو ٹین ایجز میں ہیں, ان کی ڈائٹ پر, ان کی ایکٹیویٹی پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے. ادروائز جو پہلے اگین جو 40s اور 50s کی جو ڈائبٹیز تھی, اب وہ آپ کی ٹین ایجرز میں اور 20s میں آ رہی ہے, اینڈ وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. جی بالکل. اینڈ تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ڈاکٹر عدنان زاہد ہمیں دیا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می. جی لسنرس, اب چاہیں گے ہم آپ سے اجازت. پروگرام واز اسپانسرڈ بائی ہلٹن فارما. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد میں دیا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می. جی لسنرس, اب چاہیں گے ہم آپ Thanks for watching and subscribe to our channel.